Good morning students. Today we will discuss applications of IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी की और हमने देखा किस तरह से IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमारा जो है IR स्पेक्ट्रम आता है और उस IR स्पेक्ट्रम से अब हम क्या क्या चीज़ बता सकते हैं उस एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी से। तो ये देखिए आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी रहेगी in identification of substances. You can identify the substances or you can say organic compounds given to you by its IR spectrum. कैसे? अब IR स्पेक्ट्रम आपको पता है, IR स्पेक्ट्रम आपका कभी भी दो कंपाउंड्स का जो आपका IR स्पेक्ट्रम है दैट कैन नेवर बी सेम। ठीक है, इसी वजह से हम IR स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट रीजन भी आपने उसके अंदर पढ़ा कि 1250 से कम जो आपका रीजन होता है वहाँ पर आपका जो IR स्पेक्ट्रम है टू कंपाउंड्स का, इवन क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स का IR स्पेक्ट्रम आपका कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि ये प्रोबेबिलिटी तो आपकी बिल्कुल ज़ीरो है कि दो कंपाउंड्स का IR स्पेक्ट्रम आपका सेम होगा। ठीक है, तो यदि आपके दो सैंपल हैं, उन दोनों सैंपल्स का आपने IR स्पेक्ट्रम रन किया और अगर वो आइडेंटिकल आया, बिल्कुल सेम आया, तो इट मीन्स वो दोनों कंपाउंड्स आपके सेम है। बट आपने ध्यान रखना है किस किस कंडीशन का आपने ध्यान रखना है कि योर फिजिकल स्टेट ऑफ द सैंपल, यानी कि सैंपल आपने किस फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में लिया है, सॉलिड फॉर्म में लिया है या उसका सॉल्यूशन बना के लिया है, क्या आपने उसका सॉल्वेंट यूज़ किया है। ठीक है, और क्या कंसंट्रेशन आपने यूज़ की है सॉल्यूशन की, इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप फिज़िकल स्टेट चेंज कर देंगे, सॉल्वेंट चेंज कर देंगे या कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू हैं वो समवट आपकी चेंज आ सकती हैं। ठीक है, देन IR स्पेक्ट्रा की एक और बात है कि जो IR स्पेक्ट्रा है दैट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स आपको पता है क्या होते हैं कि किसी भी कंपाउंड की दो फॉर्म, एक आपकी जो है लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट रोटेट करेगा, एक आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करेगा। जैसे लैक्टिक एसिड के आप दो पढ़ते हैं, डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड, तो इनके बीच में अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, क्योंकि जो एनेंशियोमर्स होता है उनका IR स्पेक्ट्रा आपको सेम मिलता है। तो IR स्पेक्ट्रा सेम होगा तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि आपका कौन सा एनेंशियोमर आपका प्रेजेंट था। ठीक है, देन सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल जाता है तो यू कैन से आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर क्या आपका ग्रुप प्रेजेंट है, किस टाइप का आपका इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो देखिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सपोज करो किसी भी कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम रन कर रहे हो और आपकी सपोज करो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या इंडिकेट करती है, ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल गया। अब मेन आप ध्यान रखना, जब भी आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहाँ नेगेटिव इन्फ्रेंस जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेगेटिव इन्फ्रेंस मीन्स कि नेगेटिव चीज़, मतलब आप नेगेटिवली भी चलेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी भी IR
स्पेक्ट्रम में आपका 1700 के आसपास, यही 1720 के आसपास कोई बैंड नहीं है, इस फ्रीक्वेंसी का कोई बैंड नहीं है। तो ये चीज़ आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से ज़्यादा आपको मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अब आपको ये बता देगी कि दिस कंपाउंड जो है डजंट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप नहीं है इसके अंदर। कार्बोनिल ग्रुप ना होने का मतलब आपके देखो कितने कंपाउंड्स एब्सेंट हो गए आपका। आप ये कहेंगे कि एल्डिहाइड भी नहीं है, आप ये कहेंगे कि टोन्स नहीं है, एसिड्स नहीं है, एस्टर्स नहीं है, इसी तरह आपके एसिड क्लोराइड नहीं है, एमाइड नहीं है, एनहाइड्राइड नहीं है। तो यूर लॉट ऑफ आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये ग्रुप्स आपके एब्सेंट हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको जो मैंने पूरी टेबल आपको बता दी थी, वहाँ आपको वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जैसे अगर आपका सपोज करो 1620 से 1680 सेंटीमीटर के आसपास आपका कोई बैंड प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कंपाउंड के अंदर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप्स को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय रनिंग IR स्पेक्ट्रम। ठीक है, देन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। आप रिएक्शन की प्रोग्रेस को यानी कि रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ली आपने, और सेकेंडरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपको जैसे कीटोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में आपका क्या होगा, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है। जब ये कीटोन में चेंज हो जाएगा तो यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप कैसे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि आपका एक पर्टिकुलर जो आपका रिएक्टेंट है उसका बैंड तो आपका डिसअपियर हो जाएगा, और जो आपका प्रोडक्ट का बैंड है वो आपका अपीयर हो जाएगा। जैसे कि इस केस में सपोज करो आपका जो OH बैंड आएगा, OH बैंड आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 3600 टू 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आपका ये बैंड होगा। तो ये वाला बैंड आपका क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, एंड अ न्यू बैंड एट अप्रॉक्स 1700 यू कैन से सेंटीमीटर इनवर्स, और आप इसकी पूरी रेंज लिख सकते हैं 1680 से जैसे 1720, 25, ठीक है, इस टाइप से पूरी रेंज आप लिख सकते हैं। तो अपीयरेंस ऑफ न्यू बैंड एट अराउंड 1700 सेंटीमीटर इनवर्स indicates that your alcohol starts converting into ketone। अल्कोहल की आपकी ऑक्सीडेशन हो गई है। जब आपकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाला जो बैंड है आपका कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा OH का, एंड जो न्यू बैंड है C डबल बॉन्ड O का वो आपका कंप्लीटली अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि वेदर अ गिवन रिएक्शन हैज़ अकर्ड और नॉट टू गिव यू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका था हाउ यू कैन स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यूजिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। Then next most important application, you can distinguish between ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके क्या होते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। आप उनके बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी।
हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस। इसके लिए आप केस लेते हैं, सपोज कीजिए आपका मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड में ये COOH ग्रुप आपके सेम साइड पर होते हैं, तो ये आपकी सिस फॉर्म हो गई, दिस इज़ योर मैलिक एसिड। और इसकी ट्रांस फॉर्म होती है फ्यूमेरिक एसिड, जिसमें COOH ग्रुप आपके जो हैं ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड CH और यहाँ आपका C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज़ योर फ्यूमेरिक एसिड। तो इट वाज फाउंड कि जब आप सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इनका स्पेक्ट्रम रन कर रहे हैं तो हमेशा जो सिस की वैल्यू होगी वो समवट ग्रेटर होगी। जैसे इस केस में जो कार्बोनिल ग्रुप का बैंड है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का बैंड है, यहाँ पर 1720 के अराउंड आएगा, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में ये लगभग 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आएगा। यू कैन से कि न्यू बार जो आपकी सिस आइसोमर की होती है जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस। अब वाई दिस इज सो। अब फ्यूमेरिक एसिड में क्या है, अब आप देखिए यहाँ देखिए कंजुगेशन है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो यहाँ जो कॉन्जुगेशन है बिटवीन यू कैन से कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड C हो गया, एंड देन दोबारा से आपका ये हो गया, ठीक है। तो कंजुगेशन बिटवीन जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है एंड C डबल बॉन्ड C ग्रुप है, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। और आपने पढ़ा था कॉन्जुगेशन जितनी ज़्यादा होती है, ये मैंने आपको बताया था, पूरा बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, कंजुगेशन जितनी ज़्यादा होती है फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है, फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि मैलिक एसिड में क्या होगा, मैलिक एसिड में अब ये जो बल्की ग्रुप्स हैं ये सेम साइड पर होने की वजह से यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, यू कैन से स्टीरिक रिपल्शन है बिटवीन द बल्की ग्रुप्स, क्योंकि वो सेम साइड पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो C डबल बॉन्ड O है ग्रुप ऑफ COOH ग्रुप, दैट गोज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से जो कॉन्जुगेशन है दैट इज़ लेस, और कॉन्जुगेशन लेस होगी तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये आपका सिस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिस में, देयर विल बी स्टीरिक रिपल्शंस ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो C डबल बॉन्ड O bond है you can say of COOH that goes out of the plane of the C double bond C bond, ठीक है। and this leads to decrease in conjugation, conjugation कम हो जाएगा, conjugation कम का मतलब it occurs at higher vibrational frequency, तो वो आप देख ही रहे हैं, सिस का आपका जो है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रहा है, जबकि ट्रांस का आपका 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड आएगा, ठीक है। इसी तरह यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफ़ेक्ट बताया था, वहाँ भी बता दिया था, लेकिन थोड़ी सी मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या होता है, जब भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि डिक्रीज तो दोनों में होगी, इंटर में भी होगी आपकी और इंट्रा में भी होगी, तो क्या होता है जो ये डिक्रीज होता है, डिक्रीज इज मोर इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके लॉट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बनेंगे वहाँ पर आपकी जो है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी उतनी ही आपकी डिक्रीज होगी,
ठीक है। एंड सेकंड जो आप मेन आप देखते ही पता लगा सकते हैं, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जो आपका IR में बैंड आएगा दैट विल बी ब्रॉड बैंड, ठीक है। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जो IR के अंदर आपका बैंड आएगा दैट विल बी शार्प बैंड। तो अगर आपका शार्प बैंड आया है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ब्रॉड बैंड आया है तो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। देन जो इंटेंसिटी ऑफ बैंड है इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज यू कैन से कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? जो इंटेंसिटी है दैट डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। अगर आपकी इंटेंसिटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज़ कर जाए तो आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है आपकी इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी पर कंसंट्रेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। कंसंट्रेशन चाहे आपकी ज़्यादा हो चाहे आपकी कम हो, आपका बैंड की इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी, दैट विल नॉट वेरी, ठीक है। Then last application you can IR spectroscopy जो है that helps in detection of impurities। आप impurities बता सकते हैं कि whether your given sample have impurities present in it or not। लेकिन उसके लिए आपका क्या है, आपके पास प्योर कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्योर कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम आपको लिटरेचर से मिल जाएगा, ठीक है। हर कंपाउंड का आपका IR स्पेक्ट्रम लिटरेचर में अवेलेबल है। तो आपको प्योर कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम आपने ले लिया, और जो अब आपका गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड का आप IR स्पेक्ट्रम रन करेंगे, ठीक है। रन IR स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन कंपाउंड। अब अगर गिवन कंपाउंड के अंदर आपकी कुछ एडिशनल बैंड आ गए इन एडिशन टू द बैंड्स ऑफ द प्योर कंपाउंड, जैसे सपोज करो आप एल्कोहल का स्पेक्ट्रम रन कर रहे हैं, इथाइल एल्कोहल का स्पेक्ट्रम रन कर रहे हैं। इथाइल एल्कोहल का आपके पास प्योर कंपाउंड का भी है, गिवन का भी है, दोनों के बैंड्स को कंपेयर करेंगे। अगर कुछ एडिशनल बैंड्स प्रेजेंट होंगे, अगर कुछ एडिशनल बैंड्स प्रेजेंट हैं जितने कि प्योर में प्रेजेंट थे आपके, तो एडिशनल बैंड्स का प्रेजेंट होना इंडिकेट करता है कि योर गिवन कंपाउंड इज इम्प्योर। उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपका कोई एडिशनल बैंड उस कंपाउंड में आ रहा है, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली मैच कर गए दोनों का जो स्पेक्ट्रम है, अगर वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा तो इट मीन्स योर कंपाउंड इज प्योर, right? So this was all about your today's lecture. Thanks for watching the video. Thank you.